हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर आर एस के यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन पढ़ने वाले हैं EORO एग्ज़ाम के लिए जो भी योजनाएं हैं वो एक एक अपन कवर करेंगे। उसमें पहली योजनाएं अपन जो ले रहे हैं वो है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना 2021। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो वो सारा का सारा कवर करेंगे। और उसे कुछ शॉर्ट नोट्स बना के मैं आपके लिए तैयार करके लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है, इसमें लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा और इसकी रूल्स क्या है, नियम क्या है, पात्रता के लिए क्या शर्तें हैं, सब कुछ देखते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपको मोटिवेशन वीडियोस और एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वो आपको मिल सकेंगी। तो चलते हैं अपन अपनी योजना की तरफ। इस योजना का जो उद्देश्य था वो था बिना किसी गारंटी के ब्याज रहित माइक्रो क्रेडिट सुविधा देना, 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। मतलब बिना किसी गारंटी के कोई अपने को कुछ भी चीज़ बैंक में रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट देख लो, कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है बैंक में। बिना किसी गारंटी के अपने को ये ब्याज जो ऋण है ये मिलने वाला है। और इसकी जो लिमिट होगी वो 50,000 रुपये होगी। 50,000 रुपये तक का अपने को लोन मिल जाएगा और बिना किसी ब्याज के। इस पे ब्याज, हालांकि ब्याज इस पे बैंक को तो मिलेगा, बैंक इस पे 10% ब्याज दर लगाएगा, लेकिन इसका 100% अनुदान राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। 10% ये ब्याज दर रखी गई है इस ऋण पे और इसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। तो ब्याज मुक्त ऋण लाभार्थी को मिलेगा, 100% अनुदान होगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। अब इसकी घोषणा कब की? माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने बजट 2021-22 में बजट घोषणा संख्या 6 के बिंदु संख्या 2 में इसकी घोषणा की। ठीक है। तो बात करें कि कौन से बजट में इसकी घोषणा की गई, तो बजट 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 6 में और बिंदु संख्या 2 में इसकी घोषणा की गई। स्वरोजगार एवं छोटे व्यापार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था कि स्वरोजगार को बढ़ावा मिले, छोटे व्यापार को बढ़ावा मिले और जो भी स्ट्रीट वेंडर्स, अनसिक्योर्ड और अनऑफिशियल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ों की ज़रूरत है उसको ख़रीदने में के लिए सपोर्ट मिले और अपने बिजनेस को बढ़ाने में भी सपोर्ट मिले। तथा कोविड-19 की वजह से जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई रोज़गार को लेकर, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था, पलायन कर गए लोग, तो ऐसी कुछ परिस्थितियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई। जो ये योजना है उसमें पात्रता है कि लोग शहरी होने चाहिए, जो भी लाभार्थी होगा वो शहरी होना चाहिए और सर्विस सेक्टर के लोग होने चाहिए। अनऑफिशियल सर्विस सेक्टर के लोग वो लोग हैं जो जैसे कि हेयर ड्रेसर हुआ, रिक्शा वाला हुआ, कुम्हार, मोची, खाती, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, पेंटर, लोहार, कसाई, जो भी मतलब अनसिक्योर्ड अनऑफिशियल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो सब। तथा वे बेरोजगार युवा भी इसमें काउंट होंगे जो जिला बेरोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन बेरोजगार भत्ता नहीं उठा रहे हैं। और सीधी सीधी एज की बात की जाए तो 18 से 40 की एज के जो युवा होंगे वो इसमें पात्र होंगे। तो ये अपन परिचय उद्देश्य देख लिया। और इसमें है ना जो टारगेट रखा गया है वो 5 लाख कैंडिडेट्स का रखा गया है कि 5 लाख कैंडिडेट्स को लोन दिया जाएगा। राजस्थान के 5 लाख लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। और इसमें जो लाभ दिया जाएगा वो केवल शहरी व्यक्ति होने चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है। योजना का क्रियान्वयन, लागू कैसे होगी, कौन करेगा, कब तक के लिए लागू होगी, ये सब देखने वाले हैं। केवल शहरी क्षेत्र के नागरिकों के लिए स्वायत्त शासन विभाग
नगर पालिका परिषद निगम की सीमा में के द्वारा शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों हेतु अनुसूचन निगम के द्वारा। तो अपन देखें, पहली बात तो ये कि योजना का क्रियान्वयन कैसे करना है। योजना का क्रियान्वयन हेतु जो छटनी होगी उसमें पहले तो यही है कि सभी लोग शहरी होने चाहिए। शहरी होने के बाद ये नगरीय निकायों के द्वारा स्टार्ट की जाएगी। नगरीय निकाय में नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम आ गई। और सीधा सीधे देखे जाए तो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा मोटे तौर पर। ठीक है, स्वायत्त शासन। फिर शहरी क्षेत्र के जो भी अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है उसमें अनुजा निगम के द्वारा भी इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो देखिए, दो चीजें अपने लिए हो गई, एक तो स्वायत्त शासन विभाग और एक अनुजा निगम, इनके द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, स्वायत्त शासन विभाग और अनुजा निगम केवल शहरी क्षेत्र में। अब इसमें जो नोडल अधिकारी बनाया जाएगा इस योजना में, जिले में योजना की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो वो है जिला कलेक्टर को। क्वेश्चन हो जाए कि किसको नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में, तो वो अपना आंसर होगा जिला कलेक्टर। कार्य क्षेत्र में लाभार्थियों का सत्यापन एसडीएम के द्वारा किया जाएगा। और जो भी लोग जो इसके अंदर अप्लाई करेंगे उनका सत्यापन, उनकी पुष्टि एसडीएम महोदय के द्वारा की जाएगी और नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर साहब होंगे। ठीक है, समय सीमा की बात करें, इसमें समय सीमा क्या रहेगी, तो समय सीमा तो इसकी लास्ट डेट रहेगी, वो रहेगी 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 तक ऋण स्वीकृत किए जाएंगे, इसके बाद स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। दो इसकी समय सीमा और एक सीमा ये भी हो सकती है कि 5 लाख लोग पहले ही कवर हो जाएं। तो 5 लाख लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक सुविधा दी जाएगी तथा योजना की तिथि 31 मार्च 2022 रखी गई है, इसलिए जो भी पहले हो वो रखा जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे लोन, इसमें 50,000 रुपये का जो लोन है लोगों को आवंटित किया जाएगा 31 मार्च 2022 तक। इसको लोग एक या अधिक किस्तों में लोग इसको निकाल सकेंगे। और इसके 3 महीने, ऋण स्वीकृत के 3 महीने की मोरिटोरियम अवधि के बाद जो 3 महीने का इसमें ब्रेक देके हर उस चौथे महीने के बाद से इसकी किस्तें चालू होंगी और टोटल 12 इक्वल किस्तों में इस लोन को चुकाना होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना। योजना के अंतर्गत आवेदन में 25 कार्य दिवसों के भीतर ऋणदाता को संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाएगा। मैक्सिमम जो ऋण स्वीकृत करने का टाइमिंग होगी वो 25 दिन होगी। देखते हैं कैसे कैसे। नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच हेतु 15 दिवस दिए गए हैं। जिला कलेक्टर के द्वारा इसमें कैसे कैसे टाइम लगेगा। जिला कलेक्टर जैसे ही आवेदक द्वारा आवेदन किया जाएगा, आवेदन करने के बाद इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग हेतु हर जिले में एक 5 सदस्यीय कमेटी होती है जिसके आयुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग कर, वो स्क्रीनिंग संबंधी रूल बनाते हैं, उसकी स्क्रीनिंग कर और फिर ये जिला कलेक्टर के द्वारा जांचने के उपरांत ऋणदाता संस्थान को भेजे जाएंगे। तो उक्त हेतु 15 कार्य दिवस मिलेंगे और जो भी वो स्क्रीनिंग करेंगे वो रूल्स के हिसाब से करेंगे कि ये लोग पात्र है या नहीं। पात्रता पर नीचे पढ़ने वाले पात्रता से संबंधित रूल, तो नोडल अधिकारी के द्वारा उनका सत्यापन किया जाता है स्क्रीनिंग के हिसाब से। तो इसमें उनको 15 कार्य दिवस लगते हैं, न कि दिवस, कार्य दिवस। सैटरडे से संडे हटाते तो 15 कार्य दिवस। ऋणदाता संस्थान द्वारा जांच करने एवं ऋण स्वीकृत करने हेतु 7 दिवस, ये 7 दिन मिलते हैं किसी भी बैंक को। 7 दिन दिए गए हैं लोन स्वीकृत करने के लिए और इसके बाद 3 दिन क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी हेतु।
3 कार्य दिवस। इस प्रकार मोटे तौर पर देखें तो 25 दिन में अभ्यर्थी को अपना कार्ड डिलीवर हो जाएगा और ये संबंधित शाखा के द्वारा, जो संबंधित बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड लोगों को या तो डाक के द्वारा या शाखा में जा करके लोगों को प्राप्त हो सकेगा। देखो मैं बता रहा हूँ ना कि ये 31/3/2022 तक 31/3/2022 तक एक या अधिक किस्तों में क्रेडिट कार्ड, एटीएम और डेबिट कार्ड के द्वारा आहरित कर सकेगा, मतलब निकाल सकेगा। मोरेटोरियम की अवधि 3 माह। मोरेटोरियम का मतलब हो गया कि एक ब्रेक पीरियड 3 महीने के बाद, मतलब सीधे कि 31 मार्च को उनका लोन अप्रूव हुआ, स्वीकृत हो गया, इसके 3 महीने तक ब्रेक, और 3 महीने के ब्रेक के बाद जून में प्रत्येक माह स्टार्ट हो जाए, मतलब चौथे महीने से स्टार्ट हो गया और 15वें महीने तक किस्तों का भुगतान चालू रहेगा। भुगतान की सुविधा यूपीआई के माध्यम से दी गई है। नगद बैंक में जाकर भी अपन भुगतान कर सकते हैं और ऑनलाइन अन्य मेथड से भी अपन भुगतान कर सकते हैं। तो ये अपनी जो टाइमिंग थी, टाइमिंग के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि क्या क्या टाइमिंग होती है। तो टाइमिंग के तौर पे देखें तो सामान्यतः कार्ड स्वीकृत होने में लगने वाला समय है 25 दिन और मोरिटोरियम का जो टाइम है वो है 3 महीने और किस्त चुकाने का जो टाइम है वो 12 महीने और ऋण स्वीकृत होने की अंतिम तिथि है 31 मार्च। ठीक है, 2022। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, ऋणदाता संस्थान। ऋणदाता संस्थान क्या, कौन कौन से बैंक होंगे वो सभी दिया गया है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे खूब है, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, ऐसे कुछ बैंक है, उनके द्वारा भी लोन प्रोवाइड करवाया जाए। स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये हो गया। सहकारी बैंक जैसे जितनी भी सीसीबीज हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अलवर, जयपुर, जितने भी टोटल 29 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं राजस्थान में, तो उनके द्वारा भी लोन दिया जाए। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, कुछ कंपनियां जो फाइनेंस मैनेज करती हैं लेकिन लोन प्रोवाइड कर सकती हैं, उनको भी द्वारा भी ऋण दिया जा सकेगा। इसमें क्या होगा कि उक्त बैंकों में लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण जिलेवार बैंकवार स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी एसएलबीसी की सिफारिश के आधार पर संख्या का निर्धारण एसएलबीसी के आधार पर किया जाएगा कि लोग कितने तो एसबीआई में से ऋण लिए जाएंगे, एसबीआई में ऋण के लिए भेजा, कितने लोगों को एसबीआई में ऋण के लिए भेजा जाएगा और कितने लोगों को एचडीएफसी यस में भेजा जाएगा। तो इसका निर्धारण एसएलबीसी करेगी। किस आधार पर करेगी कि संबंधित बैंक की शहर में कितनी शाखाएं हैं, इस आधार पे करेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से जो भी अपना नोडल अधिकारी होगा वो नोडल अधिकारी जो संबंधित ऋणदाता संस्थान को फॉरवर्ड कर देगा जो भी आवेदन होगा उसको। तो इसकी संख्या की कितने कौन से बैंक को कितने आवेदन जाएंगे, इसका निर्धारण शहर में उनकी शाखा के हिसाब से और स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी जो होगी उसकी सिफारिश के आधार पर, अनुशंसा के आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा। ब्याज दर क्या रहने वाली है? 10% ब्याज दर जो राज्य सरकार द्वारा ऋणदाता संस्थान को दी जाएगी। कैंडिडेट के लिए तो 100% अनुदान रहेगा, ब्याज मुक्त ऋण रहेगा, उसको सिर्फ 50,000 लेने हैं और 50,000 जमा कराने हैं। लेकिन जो इस पे ऋण पे ब्याज लगेगा वो 10% रहेगा और वो स्टेट गवर्नमेंट संबंधित ऋणदाता संस्थान बैंक को चुकाएगी, संबंधित बैंक को चुकाएगी। इसमें उक्त ऋण पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त रहेगा, ये जो ऋण है स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त ये ऋण रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान प्रत्येक तिमाही के पूर्ण होने पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किया जाएगा।
राज्य सरकार जो है जैसे कि 10% जो कि ब्याज दर देनी होगी राजस्थान गवर्नमेंट को, बैंक्स को, तो वो प्रत्येक 3 महीने पे देगी। प्रत्येक 3 महीने पे ब्याज दर का चुकारा करेगी। जैसे कि 30 जून, 30 सितंबर, 30 दिसंबर और 30 मार्च के पूर्ण होने पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर भुगतान किया जाएगा। बैंक द्वारा मांग की जाएगी प्रत्येक तिमाही के खत्म होने पर, और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा। उक्त ब्याज के भुगतान हेतु बजट प्रावधान स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाया जाएगा। जो भी भुगतान ब्याज का किया जाएगा उसका बजट का जो भुगतान है, वो बजट का प्रावधान है, वो स्वायत्त शासन विभाग करेगा। तो सीधे तौर पे देखें कि 3 महीने में स्टेट गवर्नमेंट ब्याज का अनुदान बैंकों को प्रोवाइड करेगी और स्वायत्त शासन विभाग इस बजट का प्रावधान करेगा। क्रेडिट गारंटी ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट के रोल के तौर पे, तो कि क्रेडिट गारंटी के लिए सरकार ने क्या किया है बैंकों को, जिससे कि लोगों को लोन देने में हेजिटेशन ना हो, बैंक डरे ना लोगों को लोन देने के लिए। तो उसके लिए क्रेडिट गारंटी स्टार्ट की, वो क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत इस लोन को लाया गया। CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये होता है कि किसी भी लोन में फिर किसी भी डॉक्यूमेंट की कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं रहती जब इस योजना के अंतर्गत अपना लोन कवर हो जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि इससे लोगों को, जैसे छोटे व्यापारी हैं, उनको कुछ गिरवी न रखते हुए भी 2 करोड़ रुपए तक का इस योजना के अंतर्गत ऋण दिया जा सकता है। इससे बस इतना फ़र्क होता है कि इसमें कुछ परसेंट चार्ज लिया जाता है, जैसे कि 0.85 से 2%, 2%, और इस पर GST, इतना कुछ चार्ज किया जाता है। और इसके बदले गारंटी दी जाती है बैंक को कि आपका लोन क्रेडिट गारंटी के अंतर्गत सुरक्षित है। अर्थात कैंडिडेट के द्वारा लोन नहीं चुकाए जाने पर, कुछ भी दिक्कत होने पे या उसके कुछ भी करने पर ये क्रेडिट गारंटी के अंतर्गत आ जाएगा, और इससे इसका भुगतान CGTMSE योजना के अंतर्गत बैंक को किया जाएगा। CGTMSE की फीस होगी जो 0.85 से 2% प्लस GST होती है, और उसका भुगतान स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। तो CGTMSE जो एक योजना है, इससे बैंक को गारंटी मिलती है कि ये लोन पर गारंटी एक इस स्कीम की तरफ से दी जाती है, जिसका जो भी चार्ज होगा वो गवर्नमेंट वसूलेगी, गवर्नमेंट अनुदान के तौर पे देगी। अब इसके जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं कि क्या रूल्स रहने वाले हैं इसके क्रेडिट कार्ड योजना के। निम्नलिखित जो लोग, जो आवेदक जिसकी मासिक आय 15,000 से कम हो या 15,000 हो, और पारिवारिक आय 50,000 या कम हो, वो पात्र होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा होगी तो पात्र नहीं होगा। 50,000 हो या इससे कम हो, 15,000 हो या इससे कम हो। गलियों में काम कर रहे व्यापारी जिन्हें स्थानीय शहरी निकाय के द्वारा प्रमाण पत्र या पहचान पत्र दिया गया। एक जो गलियों में काम करते हैं स्थानीय शहरी निकाय के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है, तो वे लोग इसके अंतर्गत पात्र होंगे। कौन कौन पात्र होंगे? जिनकी आय 15,000 से कम है, 50,000 से कम पारिवारिक आय है, तथा जिन्हें प्रमाण पत्र दिया गया हो ULB की तरफ से, अर्बन लोकल बॉडीज, स्थानीय शहरी निकाय के द्वारा, वो लोग पात्र होंगे। सर्वे में चयनित, जैसे कि जो प्रमाण पत्र के लिए जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में अगर कोई लोग चयनित नहीं हुए, उस सर्वे में चयनित तो हो गए लेकिन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, तो चयनित सभी लोग, वो भी सर्वे चयनित हुए सभी लोग भी इसके अंदर योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। सर्वे से वंचित और सर्वे के बाद व्यापार प्रारंभ करने वालों को ULB और टाउन वेंडिंग कमेटी ABC के सिफारिश के आधार पर, मान लें कि कुछ लोग सर्वे से वंचित रह गए और या कुछ उन्होंने सर्वे के बाद ही स्टार्ट किया बिजनेस,
तो उनको यूएलबी या टीवीसी टाउन वेंडिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर भी पात्र समझा जाएगा। ठीक है, पेरी अर्बन क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी टीवीसी या यूएलबी की सिफारिश के आधार पर उनको भी पात्र समझा जाएगा। और नोट, जिन स्थानीय विक्रेताओं के पास प्रमाण पत्र भी और सिफारिश पत्र दोनों नहीं है, जिनके पास प्रमाण पत्र और सिफारिश पत्र दोनों नहीं होगा, वो एसडीएम की सिफारिश के आधार पर भी पात्र पाए जाएंगे। इस एसडीएम महोदय की सिफारिश होनी चाहिए उनके पास, और फिर वो भी पात्र समझे जाएंगे। 18 से 40 वर्ष की वो जो अनऑफिशियल अनसिक्योर सेक्टर में कार्यरत है, स्ट्रीट वेंडर्स, वर्कर्स एवं उपरोक्त वर्णन आदि, जैसे उपरोक्त ऊपर अपन ने देखा कुम्हार, मोची, दर्जी वगैरह वगैरह, वो और जो भी वर्कर्स हैं और वेंडर्स हैं वो सभी आगे जो 18 से 40 की एज के हैं वो पात्र समझे जाएंगे। ठीक है, तो एक तो रूल्स देख लेते हैं, 15,000 से कम हो, 50,000 से कम पारिवारिक आय हो, और उन सभी स्थानीय विक्रेताओं जिनको स्थानीय नगरीय निकाय के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो, जो सर्वे में चयनित हो गए हो लेकिन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, वो भी पात्र होंगे। और सर्वे में के बाद ये स्टार्ट करने वाले सर्वे में किसी कारण से नहीं चयनित होने वाले लोगों को भी यूएलबी और टीवीसी की सिफारिश के बाद पात्र होंगे। पेरी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी यूएलबी और टीवीसी की सिफारिश के आधार पर पात्र समझे जाएंगे तथा वे लोग जो एसडीएम महोदय की सिफारिश होगी और जिनके पास प्रमाण पत्र या सिफारिश पत्र नहीं है और एसडीएम की सिफारिश है, वो भी पात्र समझे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, अन्य सेवाओं में कार्यरत लोग जो परिस्थिति के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा सम्मिलित किए जाए। इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि जो इसमें योजना में कवर है वो तो अलग है, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए और जिस भी सेवा को कलेक्टर द्वारा सम्मिलित किया जाए वो भी पात्र माने जाएंगे। ठीक है, और ऐसे बेरोजगार जो 18 से 40 की एज के हैं और जिला बेरोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं और स्थायी शहरी क्षेत्र के निवासी हैं और जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, वे भी पात्र समझे जाएंगे। चयन की प्रक्रिया क्या है? चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। योजना के अंदर वेब पोर्टल और एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा और आवेदन में ई मित्र कियोस्क की सहायता ली जा सकेगी। ठीक है, ई मित्र कियोस्क की सहायता से अपन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन करना किससे है? वेब पोर्टल और एंड्रॉयड के ऐप से आवेदन करना है। ओनली ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। योजना के आवेदन हेतु क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एक तो चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, जन आधार कार्ड और राजस्थान में स्थायी निवास और वर्तमान निवास का दस्तावेज और बैंक अकाउंट, ये है प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। पासपोर्ट साइज फोटो, जन आधार और स्थायी निवास और वर्तमान निवास का दस्तावेज और अकाउंट नंबर। ठीक है, बैंक पासबुक मतलब। ठीक है, और रोजगार संबंधी दस्तावेज क्या करने अपलोड करने पड़ेंगे? एक तो यूएलबी और टीवीसी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र, एक तो विक्रेता के पास प्रमाण पत्र या वेंडिंग आईडी होनी चाहिए, सिफारिश पत्र होना चाहिए, और जिला केंद्र में दर्ज पंजीकरण संख्या, जो भी अपना रूल्स था 18 से 40 तक के बेरोजगार जिनके पास जिला केंद्र में पंजीकृत है वो, या प्रमाण पत्र, सिफारिश पत्र या वेंडिंग आईडी, ये वो दोनों चारों चीज़ों में से होनी चाहिए। तथा एक 100 प्रमाणित शपथ पत्र जिसमें आय का घोषणा हो और अभी तक कोई लोन ले रखा है उसका बकाया ऋण का हो और व्यापार संबंधी सूचना हो, इन सभी के लिए एक शपथ पत्र, 100 प्रमाणित शपथ पत्र। ठीक है, आवेदकों के मार्गदर्शन के लिए स्वायत्त शासन, शहरी निकाय विभाग, स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्प डेस्क की स्थापना, मतलब हर निकाय पे लोकल बॉडी के स्थान पर लोकल बॉडी के द्वारा एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उनकी सहायता के लिए हर लोकल बॉडी के स्तर पर, ठीक है, एक हेल्प डेस्क की स्थापना होगी। नेक्स्ट देखते हैं, आवेदक के द्वारा आवेदन करने पर नोडल अधिकारी द्वारा स्क्रीनिंग जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा। जैसे लोगों ने आवेदन किया, आवेदन करने के पश्चात ये नोडल अधिकारी को जाएंगे, सारे फॉर्म्स वो स्क्रीनिंग करेंगे और स्क्रीनिंग करके नोडल अधिकारी को भेजेंगे और वो जिला कलेक्टर को भेजेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित ऋणदाता संस्थान को भेजा जाएगा। अगर आवेदन में कोई त्रुटि रहती है तो उसकी सूचना एसएमएस या ईमेल के द्वारा कैंडिडेट को की जाएगी और वो 72 घंटों के अंतर्गत उसके अंतर्गत
सुधार कर सकता है और वापस भेज देगा। ठीक है। उक्त के बाद निर्धारित अवधि के में संबंधित ऋणदाता संस्थान द्वारा आवेदक को कार्ड डाक संबंधी या शाखा से प्राप्त किया जा सके। उक्त अवधि के बाद निर्धारित समय अवधि जैसे कि 25 दिन कार्य दिवस अपन ने पढ़ा, उसके लगभग टाइम के कंप्लीट होने के बाद लोगों को कार्ड डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट, योजना में परिवर्तन हेतु वित्त विभाग सक्षम। योजना में जो भी परिवर्तन होंगे तो उसके लिए वित्त विभाग सक्षम है। जैसे अपन माने कि योजना में जो लक्ष्य रखा गया है 5 लाख, उसको 6 लाख करने के लिए किस विभाग की अनुमति जरूरी है? ऑप्शन आ जाए अनुजा निगम, स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय निकाय और वित्त विभाग। तो इसके लिए होगा वित्त विभाग। ठीक है। ऐसे अपन ने पूरी योजना कवर कर ली है और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आपने पूरी योजना जो अच्छी तरीके से कवर कर ली होगी। तो नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट योजना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।